हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आज हम बात करेंगे कि डबल इंटीग्रल की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो डबल इंटीग्रल जो है वो मेनली दो चीजों के लिए काम आता है, एरिया फाइंड करने में और वॉल्यूम फाइंड करने में। तो जैसा कि आप लोग 12th क्लास में ये देख चुके हैं कि इंटीग्रल्स की एक एप्लीकेशन होती है क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर मींस एरिया अंडर द कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स, तो वहां पर आप क्या करते थे, आपको कोई कर्व्स दिए जाते थे। सपोज ये कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है और x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी दो लाइंस हैं y एक्सिस के पैरेलल। तो इस बाउंड्री में जो भी हमारा एरिया है, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आप इंटीग्रल्स को यूज करते थे। किस तरह से? इंटीग्रल ऑफ y dx बिटवीन द लिमिट्स a टू b। तो जिस तरह सिंगल इंटीग्रल को किसी कर्व से बाउंडेड एरिया निकालने में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डबल इंटीग्रल की हेल्प से भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब एरिया फाइंड करने के लिए सिंगल इंटीग्रल है, तो फिर डबल इंटीग्रल की जरूरत कहां पड़ती है? सपोज कीजिए कि आपके पास दो कर्व्स हैं, y इक्वल टू फाइव 1x एंड y इक्वल टू फाइव 2x। ठीक है, ये दो कर्व्स हैं। इन दोनों कर्व्स के बीच में, इन दोनों कर्व्स के बीच में बाउंडेड रीजन अगर आपको निकालना है, मान लीजिए ये दो कर्व्स हैं, ये है y इक्वल टू एफ फाइव 1x और ये हो y इक्वल टू फाइव 2x, जबकि x की दो लिमिट्स हमें दी जाएं, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b, और ये बीच का रीजन हमें अगर निकालना हो तो इस बीच के रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम डबल इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं। तो पहली जो एप्लीकेशन है डबल इंटीग्रेशन की वो है एरिया, एरिया बिटवीन दीज कर्व्स एंड दीज टू लाइंस। सो दिस एरिया विल बी गिवन बाय डबल इंटीग्रल ऑफ फाइव 1x टू फाइव 2x a टू b dx dy। ठीक है, यहां पर आपको कोई फंक्शन नहीं लिखना, ओनली dx dy लिखना है। जो y की लिमिट्स हैं वो हैं फाइव 1x से लेकर फाइव 2x तक और x की लिमिट्स हैं a से लेकर b तक। अब इस डबल इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करना है वो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लीजिए ये तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सिमिलरली अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें कर्व्स दिए जाएं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे r dr d थीटा, और ये जो डबल इंटीग्रल की लिमिट्स हैं ये क्या होंगी? r इज इक्वल टू f1 थीटा, r इज इक्वल टू f2 थीटा। ये r की दो अलग अलग लिमिट्स हैं। r इक्वल टू f1 थीटा कोई फंक्शन है, थीटा भी डिपेंड करता है, f1 थीटा। सिमिलरली r इक्वल टू f2 थीटा अनदर फंक्शन, थीटा का फंक्शन है ये भी। तो ये r की लिमिट्स हैं और थीटा की लिमिट्स अल्फा से बीटा मान सकते हैं। तो अगर कर्व्स अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिए जाएं तो ये एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अगली एप्लीकेशन क्या है डबल इंटीग्रल की? वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, लिमिट्स में यही वाली यूज कर रहा हूं, z dx dy। ठीक है, अब क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एक थ्री डायमेंशनल मेजर है, तो तीन डायमेंशन होने चाहिए। z एक तरीके से हाइट हो गई, dx dy ये एरिया हो गया। तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इन दोनों लिमिट्स के बीच में डबल इंटीग्रल ऑफ z dx dy। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं या तीन एप्लीकेशंस हैं डबल इंटीग्रल की। इन तीनों को हम एक एक एग्जाम्पल से अभी क्लियर करेंगे।
फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं, find the area bounded by the curves y square equal to 4x and x square equal to 4y। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक राइट हैंडेड पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y एक अपवर्ड्स पैराबोला है। इस तरीके से आपने दोनों कर्व्स ड्रॉ कर दिए। ये कर्व आपका है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए राइट हैंडेड पैराबोला, और ये आपका है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अपवर्ड्स पैराबोला। इन दोनों के बीच में ये बाउंडेड रीजन है। इस बाउंडेड रीजन का एरिया हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल dx dy। यहां आपको कोई भी फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना, केवल dx dy आप लिखेंगे। लिमिट्स निकालने का तरीका हम पिछली क्लासेस में जान चुके हैं। इनफैक्ट इसी एग्जाम्पल को हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने बात की थी डबल इंटीग्रल निकालने की। उस केस में यहां पर फंक्शन भी था, जबकि अब हम बात कर रहे हैं केवल एरिया निकालने की, तो यहां पर फंक्शन नहीं होगा। लिमिट्स अगर मैं पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो मुझे पहले y की लिमिट्स लिखनी होंगी। उसके लिए मैं y एक्सिस के पैरेलल एक पट्टी ले लूंगा। तो वो पट्टी मैंने इस तरीके से ली हुई है। कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट हो रही है अपवर्ड्स पैराबोला के लिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये स्ट्रिप जाके एंड होती है राइट हैंडेड पैराबोला पर, जिसके लिए y है अंडर रूट 4x। स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होती है? y एक्सिस से चलना स्टार्ट होंगी और चलते चलते इस लाइन पर आकर के एंड होंगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पॉइंट है 4,4 बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। तो ये लाइन आपकी आ जाएगी x इक्वल टू 4। ठीक है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 4, या फिर आप x ना लिखें, ओनली 0 to 4 ये लिमिट्स हैं। इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, अब की बार हम पोलर कर्व्स की बात करेंगे। Find the area enclosed by r is equal to 1 plus cos theta and r into 1 plus cos theta equal to 1। तो ये सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो पोलर इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये कौन से कर्व्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन कर्व्स को कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए ये है r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे तो ये एक कार्डियोइड की इक्वेशन है, कार्डियोइड। सिंपली इसे बनाने के लिए हम छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। अगर आप एक टेबल बना लें जिसमें कि थीटा की डिफरेंट वैल्यूज आप रखें और उनके लिए r की डिफरेंट वैल्यूज निकालें, तो जब आप थीटा को यहां 0 रखेंगे, cos 0 1 होता है, r इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आप रखेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 1/2 होता है, तो आपको मिल जाएगा 3/2। और थीटा की वैल्यू अगर आप पाई बाय 2 रखेंगे तो आपको r मिल जाएगा, यहां cos 90 0 होता है, 1 प्लस 0 दैट इज 1। और इसी तरीके से चलते हुए जब आप थीटा की वैल्यू 150 डिग्री रखेंगे, 150 डिग्री का मतलब 5 पाई बाय 6, तो cos 150
या आप ऐसा करें cos 120 रख लें। cos 120 का मतलब थीटा आपका हो गया 2π/3, cos 120 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, और लास्ट में अगर आप पाई रखेंगे थीटा की जगह तो cos पाई होता है -1 और r की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस कर्व को अगर हम बनाकर देखें, ये लाइन है थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन, ये लाइन थीटा इक्वल टू π/2। पोलर कर्व्स के लिए इनको हम x और y एक्सिस ना लेकर इनिशियल लाइन एंड थीटा इक्वल टू π/2 लाइन कह देते हैं। तो जब थीटा आपका 0 है तब r की वैल्यू 2, मान लिया ये लेंथ 2 है। π/3 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल हमने बनाया, यहां पर लेंथ 3/2 हो गई, π/2 पर लेंथ कम रह करके 1 हो गई, 2π/3 या आप एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का, तो यहां पर आपको मिलेगा 1/2 और ये आपका 180 का लाइन है। थीटा इक्वल टू पाई रखने पर r आपको 0 मिल जाएगा। अगर इन सभी पॉइंट्स को मैं मिलाता हूं तो कुछ इस तरह की शेप मुझे मिलती है। अब मैंने देखिए यहां पर मैंने थीटा की वैल्यू केवल पाई तक रखी है, पाई से ज्यादा वैल्यूज भी रखी जा सकती हैं, लेकिन मैं यहां सिमेट्री का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ये फंक्शन कॉस थीटा है, तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर इस कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस इनिशियल लाइन के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक है और जैसा कर्व ऊपर बनता है बिल्कुल वैसा ही ये कर्व नीचे की तरफ भी बन जाता है और इस तरह की शेप आपको मिल जाएगी। इसकी शेप हार्ट से मिलती जुलती है, इसलिए इसे कार्डियोइड कहा जाता है। तो ये कार्डियोइड है और इसी प्रोसेस को अगर आप रिपीट करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो आपको एक पैराबोला यहां मिल जाएगा और वो पैराबोला जो है कुछ इस तरह का होगा। देखिए मैं यहां पर अगर थीटा की जगह अगर मैं यहां 0 रखता हूं, cos 0 1 1 प्लस 1 2, तो r की वैल्यू मुझे मिल जाएगी हाफ, जो कि लगभग मैं यहां ले सकता हूं और इस तरह से ये पैराबोला मुझे इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, ये तो ये दो कर्व्स हमारे पास आ गए। अब फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा एंड r 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहां पर एक्चुअली दो एरियाज एनक्लोज्ड हो रहे हैं, ये पैराबोला है और वो बाहर की तरफ कार्डियोइड है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बाहर वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया पैराबोला से बाहर है लेकिन कार्डियोइड के अंदर है। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये वाला एरिया, तो ये कार्डियोइड और पैराबोला दोनों के ही अंदर है। फिलहाल हम इस एरिया की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। फाइंड द एरिया आउटसाइड द पैराबोला एंड इनसाइड द कार्डियोइड। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम ये समझना चाहते हैं कि डबल इंटीग्रल का एरिया फाइंड आउट करने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हम कर रहे हैं। यहां पर बाहर वाला एरिया मैं डिस्कस करूंगा, फाइंड द एरिया आउटसाइड द पैराबोला एंड इनसाइड द कार्डियोइड। ठीक है, तो ये वाला एरिया हो गया हमारे पास। अब जैसा कि पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को हम फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करते हुए हम लिमिट्स निकालेंगे। यहां पर रिक्वायर्ड एरिया, अभी मैंने लिमिट्स नहीं लिखी हैं। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे हम, आर डी थीटा डी आर। ठीक है, लिमिट्स। अब लिमिट्स निकालने के लिए मैंने ये स्ट्रिप बनाई है। ये स्ट्रिप्स बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला की बाउंड्री से, क्योंकि हमें कहा गया है आउटसाइड द पैराबोला एंड इनसाइड द कार्डियोइड। तो पैराबोला की बाउंड्री से स्टार्ट किया, कार्डियोइड की बाउंड्री पे हम रुक जाएंगे। कोई सी भी आप स्ट्रिप ले लीजिए, इसको देख लीजिए, तो यहां पर भी सेम वही बात होगी।
पैराबोला की बाउंड्री से स्टार्ट होगा, कार्डियोइड की बाउंड्री पे एंड होगा। तो आर की लिमिट्स क्या हो जाएंगी? पैराबोला टू कार्डियोइड। पैराबोला के लिए आपको आर क्या मिलता है? 1/1 प्लस कॉस थीटा। कार्डियोइड के लिए आपको आर क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप आर की लिमिट्स लिख देंगे 1/1 प्लस कॉस थीटा से लेकर ओनली 1 प्लस कॉस थीटा तक। अब बात करते हैं थीटा की। तो थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? देखिए इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ये एंगल यहां से स्टार्ट होगा और लाइन रोटेट होगी, रोटेट होके ये जो लाइन है वाई एक्सिस तक, पॉजिटिव वाई एक्सिस तक चली जाएगी। मींस आप ये कह सकते हैं कि थीटा की लिमिट -π/2 से +π/2 तक है। तो या तो आप ऐसा लिख लीजिए कि थीटा की लिमिट्स -π/2 से +π/2 तक है, और या फिर सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, आप केवल ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करके आप इसका डबल कर देंगे। तो उस केस में आपको थीटा की लिमिट्स 0 से π/2 लेनी होंगी, इंटीग्रल आपको डबल करना होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हम इंटीग्रेशन करने का तरीका पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एज एन एक्सरसाइज हम आपके लिए छोड़ते हैं। लास्ट एप्लीकेशन जो है डबल इंटीग्रल की, वो है एरिया, वो है वॉल्यूम फाइंड आउट करने में। तो वॉल्यूम के लिए जैसा कि हमने फॉर्मूला लिखा था, एग्जाम्पल मैं लेता हूं, फाइंड द वॉल्यूम enclosed by the plane x/a plus y/b plus z/c equal to 1 and the coordinate planes। ठीक है, तो अब जैसा कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, गिवन प्लेन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी z निकालने में। यहां से हमें z मिल जाएगा 1 माइनस x/a माइनस y/b इंटू c। ये आपका z हो गया। लिमिट्स निकालने के लिए पहले मैं इनको ड्रॉ करता हूं। प्लेन की इक्वेशन आप देख के समझ सकते हैं कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी गई इक्वेशन है। मींस ये लाइन, ये जो प्लेन है, तीनों अक्षों पर a, b और c लंबाई के अंतःखंड इंटरसेप्ट्स काटता है। तो आपका ये प्लेन इस तरीके से बन जाएगा। ओरिजिन a, b, c, o से लेकर पॉइंट a तक की लेंथ a है, ये लेंथ स्मॉल b और ये लेंथ स्मॉल c। ठीक है, इस तरह से आपने दिए गए प्लेन को ड्रॉ कर लिया और रिक्वायर्ड वॉल्यूम z की जगह आप लिख सकते हैं c इंटू 1 माइनस x/a माइनस y/b dx dy। अब बात आती है y और x की लिमिट्स निकालने के लिए। तो y की लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप इसे dx dy के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको xy प्लेन की तरफ ध्यान देना होगा
और वो रीजन ये होगा। अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, लाइन ए बी, जिसकी इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 मानी जा सकती है। ये लाइन ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म में ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 मानी जा सकती है। इस तरीके से लाइन की इक्वेशन अगर हम मानेंगे तो हमें y की लोअर लिमिट 0 मिल जाएगी, y की अपर लिमिट 1 माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी मिल जाएगी। क्या मिलेगी? y की अपर लिमिट 1 माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी, और x की लिमिट्स 0 से लेकर के a तक आपको मिल जाएगी। ये लिमिट्स हमने कैसे निकाली हैं, इसके लिए भी हम लास्ट लेक्चर में लिए गए एग्जाम्पल की मदद ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप 2D में कन्वर्ट करें, 2D में अगर आप कन्वर्ट करें, ये देखिए मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना ली है। ये हमारा ओरिजिन, ये लाइन हो गई। जैसे कि ये लाइन x एक्सिस को a पर और y एक्सिस को b पर इंटरसेक्ट कर रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर मैंने a और b ये पॉइंट्स मान लिए हैं। अब क्योंकि मुझे y की लिमिट चाहिए तो मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ये इस तरीके से ले ली है, ठीक है। और कहां से स्टार्ट हो रही है ये? x एक्सिस से। x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0। ऊपर देखिए इक्वेशन क्या थी? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो स्ट्रिप के ऊपरी पार्ट में, स्ट्रिप जहां एंड हो रही है, स्ट्रेट लाइन पर एंड हो रही है, स्ट्रेट लाइन के लिए आपका y निकल जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी, जिसे मैंने यहां यूज किया है। और ये स्ट्रिप यहां से चलना स्टार्ट करती है OB से। OB मींस y एक्सिस, और A पॉइंट पर आकर के एंड हो जाएगी। तो इसलिए x की लिमिट्स आप क्या लिखेंगे? 0 से लेकर a तक। दिस लाइन इज x इक्वल टू a। तो x की लिमिट्स हो गई 0 से a तक, ठीक है। अब इस डबल इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। इसे हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वॉल्यूम आता है। पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x को कांस्टेंट मानते हुए। तो y माइनस एक्स वाई अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2b, 0 टू b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए डी एक्स। y की जगह लिमिट लिखेंगे आप b 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू, फिर से y की जगह लिखेंगे b 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 2b 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर dx। तो आपको यहां मिल जाएगा b माइनस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स अपॉन ए, ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस b अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b माइनस 1 अपॉन 2b ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए बी। इस पूरे को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा bx माइनस 2b अपॉन ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन 2b माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 ए स्क्वायर b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2ab 0 से लेकर a तक। अब लिमिट्स रख देंगे
तो फाइनली आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी ए क्यूब अपॉन 3 ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2b माइनस ए क्यूब अपॉन 6 ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी अपॉन 3 माइनस ए अपॉन 2b माइनस ए अपॉन 6b प्लस ए अपॉन 2b। फाइनली आपके पास रह गया ए बी अपॉन 3 माइनस ए अपॉन 6b। दिस इज इक्वल टू C 0 to A। अब आप पहले y की जगह पर ये लिमिट्स पुट करेंगे, केवल अपर लिमिट पुट करनी होगी हमें क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए बी 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर अपॉन 2b। इसका इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। दिस इज इक्वल टू C, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 0 टू A, b माइनस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। यहां से आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स अपॉन ए। तो उन तीनों क्वांटिटीज को बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2 एक्स अपॉन ए। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया dx। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रह जाएगा b माइनस 2bx अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2। तो ये जो माइनस b अपॉन 2 है इसे हम इस b के साथ मर्ज कर सकते हैं और हमारे पास रह जाएगा b अपॉन 2 माइनस b एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा bx अपॉन a। तो ये जो लास्ट में bx अपॉन a रहता है, इस bx अपॉन a को अलग से लिखने के बजाय हम इसमें मर्ज कर सकते हैं और ये हमारे पास माइनस bx अपॉन a रह जाएगा। तो ये हमारे पास 4 क्वांटिटीज हैं जिनका इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, c bx अपॉन 2 माइनस bx स्क्वायर अपॉन a, साथ में 2 और आएगा, प्लस एक्स क्यूब b अपॉन 3 a स्क्वायर
माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6 ए स्क्वायर 0 टू ए। आपको यहां भी केवल अपर लिमिट रखनी है। अपर लिमिट रखने के बाद मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि हमें ये इजीली विजिबल हो। सी ए बी अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर यहां रखेंगे तो ए बी अपॉन 2 यहां भी बचेगा, प्लस ए क्यूब बी अपॉन 3 ए स्क्वायर, तो ये रह जाएगा ए बी अपॉन 3 माइनस बी ए क्यूब, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो यहां पर भी आप जब ए रखेंगे तो आपको फिर से मिलेगा ए बी अपॉन 6। ठीक है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों को सॉल्व करने पर आपके पास बचेगा ए बी अपॉन 6, ये सी साथ में। तो फाइनली हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो है ए बी सी अपॉन 6। ये इसका फाइनल वॉल्यूम हमें मिल जाता है।